हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी काव्य खंड के चौथे अध्याय में नीति शीर्षक के कुछ महत्वपूर्ण पद्यांशों को देखेंगे, जो कि किसके द्वारा लिखे गए हैं बच्चों? बिहारी लाल जी के द्वारा लिखे गए हैं। और जितने भी नीति शीर्षक के हम लोग पद्यांशों को आज की क्लास में देखेंगे वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है बच्चों, और आप देखेंगे कि वो लगातार परीक्षा में पूछे भी गए हैं। तो चलिए अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं और ये पूरी क्लास को जरूर देखिएगा आप, ठीक है? तो हमारा पहला जो पद्यांश है इससे संबंधित वो क्या है बच्चों, देखते हैं। बिना टाइम वेस्ट किए, बिना फालतू की बातें किए हुए पूरी क्लास को हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है? तो ये पहला पद्यांश है बच्चों, और ये लगातार पूछा गया है। देखिए 2008 में भी पूछा गया है, 14 में भी पूछा गया है, इसलिए महत्वपूर्ण है और आगे आने वाले समय में भी पूछा जाएगा, ठीक है? इसलिए अच्छे से समझिएगा इसको। अब देखते हैं हम लोग कि ये बिहारी लाल जी के द्वारा लिखा गया है और नीति शीर्षक से ये पद्यांश है। क्या है देखिए, जो चाहत चटक न घटे, मैलो होई न मित, रज राजस न छुआई तो नेह चिकनो चित। मतलब इसमें हम लोग एक एक शब्द के अर्थ को भी देखेंगे, फिर उसके बाद पूरा अर्थ समझेंगे, तब हम लोग देखेंगे कि संदर्भ कैसे लिखेंगे, व्याख्या कैसे करेंगे, और इनसे संबंधित जैसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि अलंकार कैसे देखेंगे, ठीक है? तो देखते हैं कि इस पद्यांश में कवि बिहारी लाल जी कहते हैं, अब सुनिएगा ध्यान से बस, ठीक है? आपको बिल्कुल भी कठिन नहीं लगेगा बच्चों, बहुत ही आसान शब्दों में आपको बताया जाएगा। अब देखिए इसमें बिहारी लाल जी कहते हैं कि जो मतलब यदि, चाहत मतलब तू चाहता है, ठीक है? यदि तू चाहता है, तो वो कहते हैं कि बिहारी लाल जी कहते हैं कि हे मित्र, यदि तू चाहता है कि तेरी मित्रता है ना, तेरी मित्रता का चटक, चटक मतलब चमक दमक, उसकी चमक दमक ना घटे, मतलब कभी कम ना हो। तो बिहारी लाल जी क्या कहते हैं कि हे मित्र, यदि तू चाहता है कि तेरी मित्रता की चमक दमक कभी कम ना हो, और मैलो होई न मित, और मित्र की मित्रता में कभी किसी भी प्रकार का मैल ना हो, ठीक है? मैलो मतलब समझते हैं ना, मैला होना, मतलब किसी भी प्रकार का उसमें कलंक ना लगे। तो क्या बोला कि इस पहली लाइन में कवि बिहारी लाल जी कहते हैं कि हे मित्र, यदि तू चाहता है कि तेरी मित्रता की चमक दमक कभी कम ना हो और उसमें किसी भी प्रकार का मैल ना हो, मतलब कलंक ना हो, ठीक है? तो अब आगे देखिए लाइन में क्या कहते हैं, तो नेह मतलब प्रेम से भरा हुआ, और चिकनो मतलब अपने मतलब चिकने मन को, है ना? और हाँ, चित्त मतलब क्या होता है, मन। तो वो क्या कहते हैं कि तो अपने प्रेम से भरे हुए चिकने मन में, ठीक है? इस लाइन को क्या बोलेंगे, नेह चिकनो चित्त, मतलब तो अपने प्रेम से भरे हुए चिकने मन में राजस्व मतलब क्या होता है बच्चों, रजोगुण। और रजोगुण जानते हैं आप क्या होते हैं? जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, है ना, ये रजोगुण होते हैं। अब देखिए तो क्या कहते हैं कि तो अपने प्रेम से भरे हुए चिकने मन में रजोगुण मतलब काम, क्रोध, लोभ, मोह जैसी रज मतलब धूल को ना छुआई, मतलब ना छूने दीजिए। समझ में आया? कितना आसान था। अब एक बार फिर से बोल देते हैं, बस आप ध्यान से सुनिएगा। तो क्या है इसमें कि इस पद्यांश में कवि बिहारी लाल जी कहते हैं कि हे मित्र, यदि तू चाहता है कि तेरी मित्रता की चमक दमक कभी कम ना हो, उसमें किसी भी प्रकार का मैल ना हो, तो अपने प्रेम से भरे हुए चिकने मन में रजोगुण बोले तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, ऐसी धूल को मत लगने दीजिए। क्योंकि कहने का मतलब है, अर्थात मान लीजिए जैसे कोई चिकनी वस्तु होती है और उसमें धूल आसानी से जमा हो जाती है। मान लीजिए कोई स्टील का बर्तन है तो उसमें चिकना लगा हुआ है, मतलब चिकनी चीज लगी हुई है, तो धूल आसानी से उसमें जमा हो जाती है, मतलब जम जाती है, और उसकी फिर क्या चमक क्या हो जाती है, गायब हो जाती है, उसकी चमक चली जाती है।
ठीक उसी प्रकार बिहारी लाल जी ने इस पद्यांश में बोला है कि ठीक उसी प्रकार यदि मित्र की मित्रता में रजोगुण जैसी धूल लग गई तो मित्रता क्या होती है, समाप्त हो जाती है। और रजोगुण में आप ये बस ध्यान में रखिएगा कि राजस्व मतलब रजोगुण, और रजोगुण में क्या आता है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मतलब ये लालच, ईर्ष्या, जलन, है ना, ये सभी होते हैं। तो अब देखिए आपको समझ में आया कि नहीं आया। कभी कभी क्या होता है कि बच्चे देख करके ही पद्यांश को घबरा जाते हैं और उसको लास्ट में पढ़ने के लिए छोड़ देते हैं। आप मेरा कहना सुनिए, आप हर दिन ऐसे ऐसे करके अगर एक एक पद्यांश तैयार करेंगे बच्चों, तो आपकी परीक्षा के लिए और भी ज्यादा बेहतर तैयारी होगी। तो आज के इस पद्यांश में क्या आपको कोई भी किसी भी प्रकार की कठिनाई लगी? बिल्कुल भी नहीं। और नीचे देखिए यहाँ पर कुछ कठिन शब्द भी दिए हुए हैं जिनका अर्थ भी लिखा हुआ है साथ में। तो जब आप अपने आप से करेंगे तो आपको सहायता भी मिलेगी। अब आपको इतना समझ में आ गया। अब हम लोग चलते हैं, इसका संदर्भ देखते हैं। ठीक है, संदर्भ देखेंगे कि कैसे लिखेंगे आप परीक्षा में। संदर्भ देखिए बच्चों, क्या है कि इस पद्यांश में प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड के नीति शीर्षक से उद्गृत है, मतलब लिया गया है। और इसके रचयिता कौन है? कवि बिहारी लाल जी हैं, क्योंकि ये हमारा चौथा अध्याय है, ठीक है, हिंदी काव्य खंड का। अब देखते हैं कि इसमें इसकी व्याख्या क्या है। अभी जब हम लोगों ने पद्यांश देखा बच्चों, तो उसका अर्थ बहुत ही अच्छे से समझ लिया, ठीक है। अब व्याख्या में कुछ भी नहीं है, क्योंकि आप अपने शब्दों से भी लिख सकते हैं उसको। देखते हैं, कवि बिहारी लाल जी कहते हैं कि, और यहाँ पर रेखांकित इसलिए है, आपको बार बार बताया जाता है क्योंकि ये रेखांकित इसमें कुछ भी नहीं था पद्यांश में। आपकी परीक्षा में कुछ रेखांकित अंश आएगा और उसकी ही आपको व्याख्या करनी होगी, लेकिन यहाँ पर पूरी व्याख्या बताई जाएगी आपको। अब देखते हैं, कवि बिहारी जी कहते हैं कि हे मित्र, यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारे मन की उज्ज्वलता और कांति कभी समाप्त ना हो, है ना, तो प्रेम रूपी तेल से चिकने मन को क्रोध, गर्व, ईर्ष्या, द्वेष आदि रजोगुणी धूल से स्पर्श ना होने दे। ठीक है, स्पर्श मत होने दो। जिस प्रकार तेल लगी हुई वस्तु पर यदि धूल के कण चिपक जाए तो वह क्या हो जाती है? कांतिहीन हो जाती है, मतलब उसकी चमक गायब हो जाती है। ठीक है, और फिर क्या है आगे? अर्थात गंदी हो जाती है। ठीक है, उसी प्रकार यदि मनुष्य के मन में क्रोध आदि रजोगुण वृत्तियां आ जाएं तो मन मलिन हो जाता है ना, मलिन हो जाता है। यदि मनुष्य अपने चित्त को शुद्ध रखना चाहता है तो उसे तामसिक और रजोगुणी वृत्तियों से दूर रखना होगा तथा उन्हें मन में आने से रोकना होगा। अभी जैसे बोला ना कि किसी चिकने बर्तन में यदि धूल लग जाए तो उसकी चमक गायब हो जाती, इसी प्रकार मित्रता में यदि रजोगुणी जैसे ये विचार आ गए कि ईर्ष्या, द्वेष, जलन की भावना, तो मित्रता समाप्त हो जाती है। बहुत ही आसान पद्यांश था बच्चों। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग अपना अगला महत्वपूर्ण पद्यांश। और आप देखेंगे कि ये 2012 में, 14 में और 17 में बच्चों पूछा गया है लगातार। ठीक है, अब इस पद्यांश के हम लोग इसके अर्थ को समझते हैं और फिर उसके बाद व्याख्या देखेंगे। बस आप एक बार सुनिएगा इसको ध्यान से। ठीक है, सुनने के बाद जब आप खुद प्रयास करेंगे तो आप अच्छे से कर लेंगे। अब क्या है बच्चों, देखिए, बढ़त बढ़त संपत्ति सलिल मन सरोज बढ़ जाई। ठीक है, घटत घटत सु न फिर घटे बरु समूल कुम्हलाई। क्या कहने का मतलब है? देखिए, इसमें कवि बिहारी लाल जी कहते हैं, और सबसे अच्छा मुझे यही पद्यांश लगा, सबसे अच्छा भी मुझे यही लगा, क्योंकि देखिए अभी जब सुनेंगे आप तो इसका अर्थ इतना अच्छा है बच्चों कि बस सुनिएगा आप ध्यान से। देखिए, इसमें कवि बिहारी लाल जी कहते हैं कि बढ़त बढ़त संपत्ति सलिल। संपत्ति का अर्थ आप समझते हैं क्या होता है? धन, है ना, और सलिल मतलब क्या होता है? जल, मतलब धन रूपी जल। ठीक है, और मन सरोज मतलब मन, यहाँ पर मन तो समझते हैं ना, मन। उसके बाद सरोज मतलब बात करें तो कमल, मतलब मन रूपी कमल। ठीक है, तो मन सरोज मतलब मन रूपी कमल। बढ़ी बढ़ी मतलब बढ़, और जाए मतलब जाए। ठीक है, अब इस लाइन का अर्थ समझते हैं
कि बढ़त बढ़त संपत्ति सलिल। इसमें कवि बिहारी लाल जी कहते हैं कि यदि किसी व्यक्ति के पास संपत्ति रूपी जल बढ़ जाए, है ना, संपत्ति रूपी जल बढ़ जाए तो उसका मन रूपी कमल क्या हो जाता है, और भी ज्यादा बड़ा हो जाता है। मतलब मन रूपी कमल की यहाँ बात हो रही है बच्चों, इच्छाएं, है ना। यदि किसी व्यक्ति के पास संपत्ति बढ़ जाए, मतलब धन बढ़ जाए, तो उसकी इच्छाएं क्या होती हैं, और भी ज्यादा बढ़ जाती हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, घटत घटत सु न फिर घटे। और यदि एक बार संपत्ति रूपी जल बढ़ जाए और उसके साथ साथ में इच्छाएं भी बढ़ जाती हैं, और लेकिन फिर मान लीजिए संपत्ति किसी भी कारणवश कम हो जाए, है ना, संपत्ति किसी भी कारणवश कम हो जाए तो इच्छाएं फिर ना घटे, मतलब फिर नहीं घटती हैं। ठीक है, तो यही है यहाँ कहने का मतलब। अब क्या है, बरु मतलब भले ही, और समूल मतलब जड़ सहित, कुम्हलाई मतलब कुम्हला जाए, भले ही वह जड़ सहित कुम्हला जाए। अब देखिए कितना सुंदर अर्थ है इसका। तो देखिए इसमें कवि बिहारी लाल जी क्या कहते हैं कि जैसे इसको बोलने से पहले एक अर्थ है कि मान लीजिए, इस बात को ध्यान से सुनिएगा, मान लीजिए एक तालाब है, ठीक है, और तालाब में इतना पानी है, तो उसमें जो कमल की नाल होती है, कमल की नाल बोले तो जो कमल की डंडी होती है ना, ये जितना पानी होगा उतनी ही बड़ी होगी। और मान लीजिए तालाब में उससे अधिक पानी बढ़ जाए तो कमल की नाल और अधिक बढ़ जाएगी, ठीक है, और अधिक बढ़ जाएगी। लेकिन यदि किसी कारणवश तालाब का पानी कम हो जाए, ठीक है, कम हो जाए, तो जो कमल की नाल बढ़ चुकी है वो वापस नीचे छोटी नहीं होगी, मतलब फिर वो कम नहीं होगी। ठीक उसी प्रकार इस पद्यांश में कवि बिहारी लाल जी ने कहा है कि यदि व्यक्ति के पास एक बार धन बढ़ जाए तो उसकी इच्छाएं क्या होती हैं, उससे भी ज्यादा बढ़ जाती हैं। तो इच्छाएं भी बढ़ जाती हैं, और किसी कारणवश यदि संपत्ति धन कम हो जाए तो इच्छाएं कम नहीं होती हैं, भले ही वो जड़ सहित कुम्हला ही क्यों ना जाए। ठीक है, वैसे ही इसमें ये भी कहा गया है। तो आपको यह अर्थ समझ में आया कि नहीं? बिल्कुल भी कठिन नहीं है बच्चों, जब भी व्याख्या आप लिखेंगे बस ऐसे ही तरीके से लिखिएगा। ठीक है, तो बस इस चीज को भी ध्यान रखिएगा कि यदि तालाब में, जो मैंने ये बात कही कि जब कमल की नाल एक बार बढ़ जाती है और तालाब में पानी कम हो जाए तो वापस वो छोटी नहीं होती है, भले ही फिर वो जड़ सहित कुम्हला क्यों ना जाए, लेकिन फिर छोटी नहीं होगी। ठीक, बढ़िया, अच्छे से समझ में आया। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने संदर्भ की तरफ। ठीक है, संदर्भ कैसे लिखेंगे? अब इतना तो बच्चे आप लोग लगातार पढ़ते आए हैं तो जान ही गए हैं कि अगर एक बार हम लोग संदर्भ करते हैं एक पद्यांश में और वो उसी शीर्षक का है तो सेम वैसे ही लिखते हैं। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही लिखते हैं। तो क्या है कि ये हमारा काव्य खंड के नीति शीर्षक से लिया गया है और इसके रचयिता कौन है? कवि बिहारी लाल जी हैं। ठीक है, चलिए अब व्याख्या देख लेते हैं। अब व्याख्या में बचा ही क्या है, क्योंकि अर्थ को तो हम लोगों ने अच्छे से समझ ही लिया है। ठीक है, अब देखते हैं। कवि बिहारी लाल जी कहते हैं कि जब मनुष्य का संपत्ति रूपी जल बढ़ जाता है तो उसका मन रूपी कमल क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ठीक है, अगर मतलब संपत्ति रूपी जल बढ़ गया तो कमल भी क्या होता है? और भी बढ़ जाता है, मतलब उसकी इच्छाएं और भी बढ़ जाती हैं। जैसे मनुष्य के पास धन बढ़ने लगता है वैसे वैसे ही उसकी इच्छाएं भी बढ़ने लगती हैं। परंतु जब संपत्ति रूपी जल घटने लगता है तब मनुष्य का मन रूपी कमल नीचे नहीं आता है ना, भले ही वह जड़ सहित क्यों ना नष्ट हो जाए, है ना। अर्थात धन चले जाने पर भी उसकी इच्छाएं कम नहीं होती। जैसे जल के बढ़ने पर कमल नाल बढ़ जाती है लेकिन जल घटने पर वह नहीं घटती, चाहे जड़ सहित मुरझा ही क्यों ना जाए। तो ये कह रहा है इसमें। वैसे ही बच्चों जैसे सेम इसका भी अर्थ हम लोगों ने समझा। ठीक है, अब इसमें पूछ रहा है कि इसमें अलंकार कौन सा है। अलंकार कौन सा है? देखिए, संपत्ति सलिलु ये शब्द आए हुए थे अभी पद्यांश में हम लोगों ने देखा, और समूल कुम्हलाई में स और ल वर्ण की पुनरावृत्ति होने से, मतलब यहाँ ये बार बार आए हुए हैं, इस कारण यहाँ अनुप्रास अलंकार है। और बच्चों ये जब हम लोगों ने अलंकार देखा तो मुझे याद आया कि अभी जब पिछला पद्यांश हम लोगों ने पहला वाला किया था उसमें
सॉरी इसके लिए कि हम लोगों ने अलंकार नहीं देखा था पहले पद्यांश में, तो अभी देख लेते हैं, अभी कुछ बीता नहीं है, ठीक है। देखिए जो उसमें पद्यांश भी आया था कि चाहत चटक और रज राजस, ठीक है, पहले पद्यांश का है। तो इसमें चा मतलब चाहत चटक में देखिए चा चा, ठीक है, और रा में देखिए र, और यहाँ पर रा है ना, रज और राजस में, और जा किस में है, देखिए जा और जा, इस वर्ण की मतलब ये अक्षर की पुनरावृत्ति हुई है, इसी कारण यहाँ क्या है, अनुप्रास अलंकार है। ये हम लोग भूल गए थे और व्याख्या करते करते फिर हम लोग अपने अगले पद्यांश पर चले गए, और कुछ इसलिए भी जल्दी चले गए क्योंकि पद्यांश कुछ ज्यादा ही अच्छा था। चलिए अच्छा देखते हैं अब जो हमारा तीसरा पद्यांश है, ठीक है, तीसरा पद्यांश है बच्चों, ये भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा क्या महत्वपूर्ण भी है। आप देखेंगे कि आपको मतलब ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसमें देखेंगे तो ये जितने भी आज की क्लास में कराए जाएंगे आपको ये पद्यांश सभी महत्वपूर्ण है, ठीक है बच्चों। ये 2016 में पूछा गया है और 24 में भी शायद पूछ लिया जाए, ठीक है, तो इसलिए ध्यान से सुनिएगा। देखिए बसे बुराई जा सुतन ताही को सम्मान, भलो भलो कही छोड़िए खोटे ग्रह जप दान। बहुत अच्छा अर्थ है इसका। इसमें कवि बिहारी लाल जी क्या कहते हैं सुनिए। बसे बुराई जासु तन, वो कहते हैं कि जासु मतलब जिसके, तन मतलब शरीर में, बुराई और बसे मतलब निवास करती है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जिसके तन में बुराई निवास करती है ताही को सम्मान, मतलब उसी को सम्मान मिलता है। और वास्तविक जीवन में भी यही है बच्चों। जो दबंग प्रवृत्ति का होगा मतलब जो अत्याचारी होगा है ना, अत्याचार करता होगा, उसी का सम्मान भी बहुत ज्यादा होता है कि वो अपना पूरा दबंगपन दिखा करके, और जो जनता होती है या अन्य लोग होते हैं वो उसी का सेवा सत्कार और सम्मान ज्यादा करते हैं। तो वही इसमें बोला गया है कि कवि बिहारी लाल जी कहते हैं कि बसे बुराई जासु तन, मतलब जिसके तन में बुराई निवास करती है ताही को सम्मान, तो उसी को सम्मान दिया जाता है, सिर्फ उसी को सम्मान दिया जाता है। भलो भलो कहीं छोड़िए खोटे ग्रह जप दान, मतलब इसमें है कि खोटे ग्रह का अर्थ समझिएगा, जो अनिष्टकारी ग्रह होते हैं जैसे राहु केतु शनि है ना, अनिष्टकारी ग्रहों से बचने के लिए लोग क्या करते हैं, लोग क्या करते हैं, जप और दान करते हैं है ना, पूजा पाठ करते हैं, जप दान करते हैं। जबकि भलो भलो को मतलब भलो को भला कहकर छोड़ दिया जाता है, मतलब जो साधारण ग्रह है कि जो भले हैं भले कहकर उन्हें क्या कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है, उनका किसी भी प्रकार का जप दान पूजा वगैरह कुछ भी नहीं होता है। तो ये है पद्यांश में। एक बार फिर से फटाफट देख लेते हैं बच्चों। देखिए क्या बोला है कि जिसके तन में बुराई निवास करती है उसी का सम्मान होता है। ठीक उसी प्रकार अनिष्टकारी ग्रहों से बचने के लिए लोग जप दान वगैरह करते हैं। अनिष्टकारी ग्रह में जैसे राहु केतु शनि है ना, इनसे बचने के लिए लोग जप दान पूजा पाठ वगैरह करते हैं, बल्कि भलों को भला कह के छोड़ देते हैं कि जो साधारण होते हैं उनको ठीक उसी प्रकार छोड़ दिया जाता है। सेम वही अर्थ है, ठीक है। तो अभी जितने ये अर्थ लिखे हैं बच्चों ये आपकी मदद के लिए हो जाएंगे। फटाफट इसका संदर्भ देख लेते हैं। संदर्भ आपको पता है कि बिल्कुल वैसे ही लिखेंगे क्योंकि ये चौथा अध्याय वही है, शीर्षक भी वही है, नीति शीर्षक है, और कवि मतलब जिसके द्वारा लिखा गया है वो भी वही है ना। तो नीति शीर्षक से उद्गत है और इसके रचयिता कौन है बच्चों, बिहारी लाल जी हैं, ठीक है। अब इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। तो व्याख्या अभी हम लोगों ने अर्थ समझ ही लिया है। तो इसमें क्या है, कवि बिहारी जी कहते हैं कि जिस मनुष्य के शरीर में बुराई का वास होता है, अभी वही पढ़ा हम लोगों ने, उसी का सम्मान किया जाता है। संसार की यही नीति है कि जो व्यक्ति दुष्ट एवं बुरा है जगत में उसी का सम्मान किया जाता है। जब अच्छा समय होता है तो भला भला कहकर छोड़ दिया जाता है ना। जब अच्छा समय होता है तो क्या होता है कि भला भला कह के छोड़ दिया जाता है, लेकिन जब बुरा समय आता है तो मनुष्य उसके लिए दान जाप है ना, जाप करने लगता है। अर्थात जैसे मान लीजिए अभी अच्छा समय चल रहा है
तो किसी को कोई भी परवाह नहीं होगी, और जैसे ही बुरा समय आएगा तो दुनिया भर के सब कुछ मतलब होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे कहने का मतलब है, अर्थात अच्छे समय में मनुष्य ईश्वर को भूल जाता है। सबसे अच्छी बात कि यदि अच्छा समय है तो मनुष्य ईश्वर को भूल जाता है, और बुरा समय आने पर वह ईश्वर की स्तुति करने लगता है। तो क्या बोला कि देखिए, मतलब ये सबसे अच्छा ये तरीका बताया गया है। इसमें क्या बोल रहे हैं कवि बिहारी लाल जी, क्या कह रहे हैं कि जब अच्छा समय आता है तो मनुष्य ईश्वर को भी भूल जाता है, और लेकिन जैसे ही बुरा समय आता है तो ईश्वर की स्तुति करने लगते हैं। बहुत ही अच्छा पद्यांश था, अर्थ भी काफी अच्छा इसमें बताया गया है। आप अपने शब्दों में भी बच्चों इसकी व्याख्या कर सकते हैं। अब देखिए अलंकार इसमें देख लेते हैं इसी पद्यांश में। तो देखिए बसे बुराई, बसे बुराई, ये दो शब्द आए हैं ना उसमें, बसे बुराई में देखिए बा वर्ण की पुनरावृत्ति होने से यहाँ अनुप्रास अलंकार है, मतलब ये अक्षर यहाँ पर बार बार आया है। ठीक है, इतना क्लियर है। तो हम लोगों ने अभी तक 3 पद्यांश देख लिए हैं बच्चों। अब ये है हमारा अगला पद्यांश। ठीक है, अगला पद्यांश है, और ये भी देखिए 2018 में पूछा गया है, महत्वपूर्ण है बच्चों। ठीक है, बहुत ही आसान है इसका भी अर्थ, बस आप सुनिएगा एक बार ध्यान से। देखिए, बुरो बुराई जो तजे तो चित खरो डरात, जो नी कलंक मयंक लखी गने लोग उत्पात। इसमें क्या कहने का मतलब है, देखिए इसमें कवि बिहारी लाल जी क्या कहते हैं कि बुरो, बुरो मतलब क्या होता है बच्चों, बुरा व्यक्ति। ठीक है, बुरा व्यक्ति, बुराई मतलब समझते हैं क्या होता है। ठीक है, अत्याचार भी कह सकते हैं। जो, यदि, जो का अर्थ क्या होगा, यदि, और तजे का अर्थ होता है त्याग देना। ठीक है, तो इसमें क्या है कि बुरो बुराई जो तजे, इसमें कवि बिहारी लाल जी कहते हैं कि यदि बुरा व्यक्ति बुराई करना छोड़ भी दे, यदि बुरा व्यक्ति बुराई करना छोड़ भी दे तो भी, तो का मतलब तो भी, चित्त मतलब क्या होता है, चित्त मतलब क्या होता है मन, और खरो मतलब क्या होता है अधिक, और डरा तो मतलब डरता रहता है। तो कहने का मतलब है यदि बुरा व्यक्ति बुराई करना छोड़ भी दे तो भी मन अत्यधिक डरता रहता है। ये पहली लाइन का अर्थ है। ठीक है, सरल है ना, बहुत सरल है बच्चों, बस सुनिएगा आप ध्यान से। अब क्या है, जो नी कलंक मयंक लख गने लोग उत्पात, मतलब क्या है, नी कलंक मतलब क्या होता है बच्चों, निष्कपट, और मयंक मतलब होता है चंद्रमा, और लख मतलब होता है देख कर, गने मतलब आशंका करना, लोग का अर्थ आप समझते हैं, उत्पात मतलब क्या होता है, अपशगुन, मतलब कोई भी बुरा प्रभाव। ठीक है, तो उत्पात का अर्थ ये होगा। तो इस लाइन का अर्थ क्या है, देखिए पूरा एक बार ऐसे देखते हैं, आपको अच्छे समझ में आएगा। इसमें क्या कह रहा है कि कवि बिहारी लाल जी कह रहे हैं कि यदि बुरा व्यक्ति बुराई करना छोड़ भी दे तो भी मन अत्यधिक डरता रहता है, क्योंकि देखिए निकलंक मतलब निष्कपट चंद्रमा को देखकर, जैसे लक्ष्य मतलब क्या होता है बच्चों, देखकर, है ना, लोग उत्पात मतलब अपशगुन की, गने मतलब गणना करने लगते हैं, है ना, गने का मतलब आशंका करने लगते हैं। तो ये अर्थ है कि मतलब निष्कपट चंद्रमा को देखकर पहले ही वो मतलब किसी बुरे समय की आशंका करने लगते हैं। साधारण है। तो इसमें देखा हम लोगों ने बच्चों इसका अर्थ, और जितने भी ये कठिन शब्द थे ये इनका अर्थ यहाँ पर लिखा हुआ है। आप जब इनकी खुद से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इससे सहायता मिलेगी। तो ऐसी उम्मीद करते हैं कि आपको ये अर्थ समझ में आया होगा। अब हम लोग देखते हैं इसका संदर्भ। संदर्भ में भी देखिए बच्चों ये वही है, नीति शीर्षक से ही लिया गया है ना, और किसके द्वारा लिखा गया है बच्चों, ये इसके रचयिता कवि कौन है, बिहारी लाल जी हैं। ठीक है, अब इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। व्याख्या में क्या है कि देखिए अर्थ हम लोगों ने अभी समझ लिया है, लेकिन व्याख्या देखते हैं और आप अपने शब्दों में भी कर सकते हैं इसको। अगर दुष्ट व्यक्ति अपनी बुराइयों को त्याग देता है तब भी लोगों के मन में उसके प्रति संदेह व्याप्त रहता है, अर्थात उनके मन में शंका बनी रहती है कि जैसे निष्कलंक चंद्रमा को देखकर किसी अपशगुन होने की, है ना, अपशकुन होता है, ऐसे सही शब्द होता है, ठीक है बच्चों, होने की संभावना का आभास होता है।
आभास समझते हैं ना। लोगों का मानना है कि निष्कलंक चंद्रमा हमेशा धरती पर भूचाल लाता है। निष्कलंक मतलब समझते हैं, जैसे चंद्रमा हम लोग देखते हैं बच्चों, तो उसमें हमें काले रंग के धब्बे दिखाई देते हैं, लेकिन धब्बे ना होना वो निष्कलंक कहलाता है। ठीक है, तो निष्कलंक मतलब भूचाल ही लाता है। इसीलिए दुष्ट व्यक्ति के प्रति भी यही धारणा बनी रहती है। जिस प्रकार चंद्रमा का निष्कलंक होना असंभव है, ठीक है, निष्कलंक होना असंभव है, कि वो ऐसे हम लोग देखते हैं ना कि जो काले दाग दिखते हैं, तो वो काले दाग ना दिखना निष्कलंक की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया है बच्चों कि जिस प्रकार चंद्रमा का निष्कलंक होना असंभव है, उसी प्रकार दुष्ट व्यक्ति की दुष्टता छोड़ना क्या है, असंभव है। मतलब अगर वो मान लीजिए छोड़ भी देता है, लेकिन तब भी व्यक्ति विश्वास नहीं करता है कि मान लीजिए चोर ने एक बार चोरी कर ली तो फिर उसके बाद वो नहीं भी करेगा लेकिन कहलाएगा चोर ही, है ना। तो ये कहने का मतलब है। अब देखते हैं यहाँ पर अलंकार क्या है। ठीक है, यहाँ पर बुरो बुराई ये आया है, और नी कलंक मयंक में बा, देखिए ये बा और बा, ठीक है, और उसमें फिर उसके बाद रा किस में है, ये देखिए रा और रा। उसके बाद नी कलंक मयंक में का, वर्ण की, वर्ण बोले तो अक्षर की पुनरावृत्ति होने से यहाँ कौन सा अलंकार है बच्चों, अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, यहाँ पर अक्षर की यानी कि वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, इस कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। मान लीजिए ऐसे आता है ना क्वेश्चन बन करके कि ऐसे पद्यांश दिया होगा और पूछेगा कि प्रस्तुत पद्यांश में कौन सा अलंकार है। अनुप्रास पहचानना बहुत आसान होता है, इन सभी में आपको अनुप्रास अलंकार तो जरूर मिलेगा बच्चों, और हर मतलब पद्यांश में हम लोग ऐसा देखते भी आए हैं। ठीक है, तो ये आपको पहचानना और भी आसान होगा, आप परीक्षा में लिख सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास में देखिए हम लोगों ने बिहारी लाल जी के चौथे अध्याय से नीति शीर्षक के पद्यांशों को पढ़ा, जिसमें हम लोगों ने 4 महत्वपूर्ण पद्यांशों को कंप्लीट किया बच्चों आज की क्लास में, है ना। और उसके एक एक शब्द के अर्थ को भी समझा और पूरे पद्यांश का अर्थ भी समझा, और आपको भी आसानी हुई एक बार समझने के बाद कि आप व्याख्या अपने आप से लिख सकते हैं। और यही अच्छा तरीका होगा बच्चों कि यदि अर्थ समझने के बाद आप व्याख्या खुद से लिखें, वही आपके परीक्षा में भी मदद करेगा कि पहले आप प्रैक्टिस करिए व्याख्या लिखने की। उसमें कुछ भी नहीं है बच्चों, मेन क्या होता है, जो आपका पद्यांश का अर्थ समझना, जितने भी उसमें शब्द होते हैं उसके मतलब कठिन शब्द होते हैं उनके अर्थ को समझना, बस फिर उसके बाद आप व्याख्या अपने शब्दों में कर सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही था बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए ऐसे ही अच्छे से पढ़ाई करते रहें, पर डे पढ़ाई करते रहें और अपनी मेहनत को जारी रखें। आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।